अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करेंगे रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, इसे शॉर्ट में बोलते हैं आरसीसी। ये एक पार्ट है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का ही, जिसमें हम पहले क्या देखते हैं, जो एनालिसिस है पहले पार्ट में करते हैं, मतलब सोम और टॉस में, जिसको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में। इसमें हम एनालिसिस करते हैं और एस्पेक्ट्स क्या देखते हैं, ये तीनों: कंपेटिबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर, एनर्जी ऑफ स्ट्रक्चर या इक्विलिब्रियम ऑफ स्ट्रक्चर। और जो डिज़ाइन पार्ट है, जिसमें हम पूरा डिज़ाइन करते हैं, वो किस में करते हैं हम? आरसीसी में, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट, पीएससी इसको कहते हैं, या स्टील स्ट्रक्चर में। इसमें क्या क्या एस्पेक्ट्स देखते हैं हम? सेफ्टी देखते हैं, सर्विसिबिलिटी देखते हैं, ड्यूरेबिलिटी देखते हैं, इकोनॉमिक देखते हैं, इकोनॉमिक है कि नहीं, एस्थेटिक व्यू देखते हैं। जो सेफ्टी होता है उसमें क्या देखते हैं? स्ट्रक्चर जो है वो मस्ट बी सेफ होना चाहिए, मतलब जो लोडिंग, अंडर द लोडिंग जिसमें हम इसको डिज़ाइन करते हैं, उसके लिए वो सेफ होना चाहिए। जो भी इसकी डिज़ाइन लाइफ है उसमें वो पूरी लाइफ में सेफ होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं सेफ्टी। जैसे हम कोई डिज़ाइन करते हैं बीम, इसको हम रेनफोर्समेंट देते हैं ताकि सेफ रहे टेंशन में भी और कंप्रेशन में। इसका मतलब हम सेफ्टी के लिए क्या करते हैं? एक्स्ट्रा हम रेनफोर्समेंट डालते हैं उसमें, या स्टील डालते हैं टेंशन में। ये इसका एग्जांपल है। ऐसी सर्विसिबिलिटी क्या दिखता है? ये सिग्निफिकेंस होता है स्ट्रक्चर का, जो प्रोवाइड करता है हमको सर्विस, यानी कि अच्छे से सर्विस देना चाहिए। जैसे कोई गाड़ी हम डिज़ाइन करते, वो गाड़ी अच्छे से चलनी चाहिए। ऐसे ही जो हमारा स्ट्रक्चर है, किसी काम के लिए बनाते तो वो काम वो देना चाहिए। जैसे हम सिनेमा हॉल बनाते, ऑडिटोरियम बनाते, तो वो किसी सर्विस, किसी पर्पज़ के लिए बनते हैं, तो वो कोई हमें पूरा सर्विस दे। जैसे डैम बनाते हैं पानी रोकने के लिए, तो वो डैम अच्छे तरीके से पानी रोकना चाहिए, और जब हमें रिक्वायर्ड हो तब वो पानी रिलीज़ कर सकता है। इसको बोलते हैं हम सर्विसिबिलिटी। और ड्यूरेबिलिटी क्या होता है? यानी कि जो ये स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, इसका जो लाइफ है वो ड्यूरेबल रहना चाहिए। उसमें ये सस्टेन करना चाहिए, जो भी इसका डिज़ाइन लोड है, जिसके लिए हम इसको डिज़ाइन करते हैं, वो ईज़िली इसको सस्टेन करना चाहिए। और अच्छी तरीके से सर्विस, जो ड्यूरेबिलिटी है, मतलब हाँ, अगर किसी स्ट्रक्चर को हम 50 साल के लिए बनाते हैं, उसमें वो सेफ भी होना चाहिए, यानी कि जिस लोड के लिए हमने इसको डिज़ाइन किया उसमें वो सेफ भी होना चाहिए, और पूरी अच्छे से सर्विस भी दे सकती है। और ये जो इकोनॉमिक है, इकोनॉमिक वर्ड जो हम ये डिफाइन करेंगे फोर्थ, इसमें क्या है? इकोनॉमिक होता है कि मिनिमम कॉस्ट लगना चाहिए, मिनिमम कॉस्ट। लेकिन ये जो मिनिमम कॉस्ट है, इसमें ये स्ट्रक्चर है ये सेफ होना चाहिए, यानी कि ये फुलफिल करना चाहिए क्राइटेरिया। और सर्विस भी देना, इसको सर्विस भी देना चाहिए पूरी अच्छी तरीके से। उसको हम बोलते हैं कि इकोनॉमिक। और उस टाइम में वो ड्यूरेबल भी होना चाहिए। उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कि हाँ, ये स्ट्रक्चर इकोनॉमिकली गुड है, क्योंकि मिनिमम कॉस्ट लगा है, और उस मिनिमम कॉस्ट में ये सेफ भी हैं, अपनी सर्विस भी दे रहा है, और ड्यूरेबल भी है। ठीक है। उसके बाद हम क्या देखते हैं? एस्थेटिक व्यू। जो भी हम स्ट्रक्चर बनाए, हम उस पर बहुत सारा कॉस्ट इन्वेस्ट करते हैं। जब वो लार्ज स्ट्रक्चर बनता है तो वो अपीयरेंस में गुड होना चाहिए, यानी कि इसमें हम देखते हैं ये गुड अपीयरेंस होना चाहिए। ठीक है। तो ये गुड अपीयर होना चाहिए, इन अपीयरेंस इट शुड बी गुड। तो ये हो गया हमारा ये जो पार्ट है। इसमें क्या क्या पड़ रहा है? एस्पेक्ट में सेफ भी होना चाहिए स्ट्रक्चर, सर्विसबल होना चाहिए, ड्यूरेबिलिटी भी होनी चाहिए, इकोनॉमिक यानी कि मिनिमम कॉस्ट में ये सेफ भी होना चाहिए, सर्विसिबिलिटी भी देना चाहिए, और ड्यूरेबल भी होना चाहिए। ठीक है। यानी कि इकोनॉमिकली को होना चाहिए अच्छा सेक्शन। अगर हमको मतलब 100 करोड़ में कोई स्ट्रक्चर बन रहा है, और वही स्ट्रक्चर 60 करोड़ में भी बन रहा है, मगर ये इसमें भी सेफ है, और डिज़ाइन लाइफ भी सेम है, सपोज 50 ईयर्स, और इसमें भी ये सर्विस दे रहा है, तो हम यही कॉस्ट प्रेफर करेंगे, क्योंकि ये इसमें भी सेफ है, डिज़ाइन लाइफ भी बराबर दे रहा है जितना ये 100 करोड़ में दे रहा है, और सर्विस भी दे रहा है अपनी। तो हम क्यों एक्स्ट्रा करेंगे खर्च 40 करोड़? इसलिए हम इकोनॉमिक वे से हम इसको यूज़ करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, ताकि हमारा जो कॉस्ट है मिनिमम हो सके, 60 करोड़ पे ही बने, यानी कि मिनिमम कॉस्ट पर ही जो हमारा है स्ट्रक्चर उस पर बने,
और उसमें वो सारी क्राइटेरिया यानी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। तो ये हो गया इसका एस्पेक्ट जो पढ़े हमने। नेक्स्ट ये देखा है सेफ्टी की डिफिनीशन, सर्विसिबिलिटी जो मैंने अभी डिफाइन किया आपको कि इसमें सब में सेफ होना चाहिए, स्ट्रक्चर शुड बी सेफ विद सफिशिएंट फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है, उस लोडिंग में, और वे सर्विसिबल भी होना चाहिए। ऐसे ही ये जो भी लाइफ टाइम है इसका, उस लाइफ टाइम में ये ड्यूरेबल भी होना चाहिए जिस लोड के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है, और सर्विसिबल भी होना चाहिए। इसके भी जो है नॉमिनल कवर वॉमिनल कर, ये इसके एग्जांपल्स भी दिए हैं, और डिज़ाइन इकोनॉमी भी दिया है, एस्थेटिक, ये मैंने आपको सब डिफाइन किया है। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंक्रीट, यानी कि अकॉर्डिंग टू 4, 5, 6 टाइप्स ऑफ कंक्रीट कितने के होते हैं। देखो जब पहला पढ़ेंगे हम टाइप ऑफ कंक्रीट, वो प्लेन सीमेंट कंक्रीट होता है। ये प्लेन सीमेंट कंक्रीट क्या है, एक्चुअली ये पेस्ट होता है। जो पेस्ट होता है ये एडिशन किस किस का बनता है, फाइन एग्रीगेट का, सीमेंट का, और कोर्स एग्रीगेट का, और एड मिक्सचर का भी, ठीक है। इसका जो हम पेस्ट बनाते हैं, लेकिन पेस्ट में भी होना चाहिए, हम खाली एग्रीगेट मिलाएंगे और सीमेंट कम मिलाएंगे तो उससे भी हमारा जो सीमेंट है वो अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए इसमें वर्ड प्रॉपर यानी कि स्पेसिफाइड प्रपोर्शन में होना चाहिए, यानी कि इन सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट को हम स्पेसिफाइड प्रपोर्शन में मिलाते हैं, एक पेस्ट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं प्लेन सीमेंट कंक्रीट, ठीक है। और ये एडमिक्सचर अगर ऐड होगा तब हम ऐड करते हैं, ठीक है। जो कंक्रीट होता है ये स्ट्रांग होता है किसमें, कंप्रेशन में, याद रखना, और वीक होता है टेंशन में। अगर ये वीक होता है टेंशन में तो इस कमी को हम दूर करने के लिए फेबर्स डालते हैं, जिसको हम रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट डालते हैं, या रेनफोर्स से फेबर्स डालते हैं, या हम स्टील डालते हैं, ताकि इसकी जो वीकनेस है वो दूर कर सके हम, क्योंकि हमको पता है कंक्रीट अब वीक होता है टेंशन में, इसलिए हम इसको वो वीकनेस दूर करने के लिए स्टील डालेंगे, क्योंकि स्टील देता है टेंसाइल स्ट्रेंथ। जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ होती है, मतलब कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ होती है टेंसाइल में, वो 1/10 यानी कि हम बोल सकते हैं, और 10% होता है जो इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। अगर 100 MPa इसकी स्ट्रेंथ होगी तो 100/10 टेंसाइल में होगी, यानी कि 10 MPa इसकी स्ट्रेंथ होगी किसमें, टेंसाइल में। तो यही वर्ड्स हमने डिफाइन किए कि इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो 1/10 होता है किसके, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बराबर कंक्रीट में, आया समझ। तो इसके बाद जो पीसीसी है ये जनरली हम यानी कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट जनरली हम मॉस कंक्रीटिंग में यूज़ करते हैं, किस में करते हैं यूज़, मॉस कंक्रीटिंग में। फॉर एग्जांपल अगर हम डैम मानेंगे तो वहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं मॉस कंक्रीटिंग, या हम बोल सकते हैं जहाँ पर टेंसाइल फोर्स जो है आता ही नहीं, यानी कि टेंसाइल फोर्स नहीं आता है, उधर हम कर सकते हैं यूज पीसीसी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे रेनफोर्स कंक्रीट सीमेंट। अभी हमने पढ़ा कि ये जो कंक्रीट होता है ये टेंशन में क्या होता है, वीक होता है टेंशन में। अगर ये वीक होता है टेंशन में, हम डालते हैं स्टील, वो कमी दूर करने के लिए। स्टील क्या देता है, ये स्ट्रांग होता है किसमें, टेंशन में, इसलिए हम स्टील को डालते हैं ताकि ये इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, टेंशन, वो दोनों बराबर हो सके। देखो इट इज़ अ कंक्रीट, ये जो वो कंक्रीट है रेनफोर्समेंट एम्बेडेड इन इट, यानी कि इसमें हम रेनफोर्समेंट डालते हैं। रेनफोर्समेंट भी किसी भी फॉर्म में हो सकता है, हम जनरली डालते हैं रेनफोर्समेंट किसमें, स्टील। रेनफोर्समेंट मतलब वो चीज़ डालना जिससे उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो सके, यानी कि वो चीज़ डालना जिसकी वजह से किसी कंक्रीट या किसी भी चीज़ में स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, तो जिसकी वजह से कैपेबल होता है तो रेजिस्टेंट टेंशन, इसकी वजह से क्या होता है, स्टील की वजह से ये रेजिस्टेंट टेंशन हो जाता है। हम जनरली क्या प्रेफर करते हैं, स्टील बार, जो मैंने अभी कहा कि स्टील बार हम जनरली प्रेफर करते हैं रेनफोर्स ऑफ कंक्रीट में। स्टील बार्स जो होते हैं ये हम जनरली डालते हैं किसमें, टेंशन जोन में। कभी कभी कंप्रेशन जोन में भी डालते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे कि क्यों हम कंप्रेशन जोन में भी डालते हैं। इससे क्या हो जाता है, जो टेंशन में जो वीक था हमारा कंक्रीट, वो उसको वहाँ पर भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है।
देखो अब ये जो स्टील और कंक्रीट है, इसका जो स्ट्रेन है वो इक्वल होना चाहिए, यानी कि स्ट्रेन इक्वल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने इधर स्टील डाला, ये मैंने स्टील डाला, अगर मैंने बोला कि इधर जो स्ट्रेन आया है वो 2 mm का आया है कंक्रीट में कितने का स्ट्रेन आया है? 2 mm का। तो ये 2 mm का स्ट्रेन किस में भी आना चाहिए? ये स्टील में भी आना चाहिए 2 mm, क्योंकि अगर ये अलग अलग आया इसका मतलब इसमें प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं है। अगर कंक्रीट में अलग स्ट्रेन आया इस लेवल पर, और स्टील में अलग स्ट्रेन आया, तो इसका मतलब ये एक ही साथ दूर दूर नहीं भागेगा। अगर ये मतलब इसका स्ट्रेन इधर ऐसे भागा, इतना इतना होला, तो ये स्टील भी इतना मतलब एक्सपेंड होना चाहिए, तभी इनका बॉन्ड प्रॉपर रहेगा, यानी कि बॉन्ड प्रॉपर रहेगा। अगर ये अलग अलग होगा इसका स्ट्रेन, तो इसका मतलब ये फ्री बॉन्ड होगा, इसका मतलब इसमें बॉन्डिंग प्रॉपर नहीं होगी। इसलिए ये बोलता है इधर ये स्टेटमेंट, द बॉन्ड बिटवीन स्टील एंड इट इज सराउंडिंग इंश्योर स्ट्रेन कंपेटिबिलिटी, यानी कि स्ट्रेन इक्वल होना चाहिए। अगर स्ट्रेन इक्वल आएगा तभी इनके बीच बॉन्ड बराबर होगा, ठीक है। और अगर हम कभी भी किसी पर्टिकुलर जगह पर ऐसे डालते हैं स्टील, हम लेते हैं जितना स्टील में स्ट्रेन आया होगा, फॉर एग्जांपल स्ट्रेन आया इसमें 0.2, तो इधर जो कंक्रीट में भी स्ट्रेन आएगा वो 0.2 ही आएगा। अगर ये सेम नहीं होगा इसका मतलब फिर ये साथ साथ कंक्रीट पूरे बॉन्ड में नहीं है। हम तभी मान सकते हैं हाँ स्ट्रक्चर स्टेबल है जब दोनों में सेम स्ट्रेन आएगा किसी लेवल पर, ठीक है। और रेनफोर्समेंट ऑफ स्टील से एक और हमें इम्पोर्टेंस क्या होता है, ये हमें डक्टिलिटी प्रोवाइड करता है। डक्टिलिटी मतलब क्यों, जो कंक्रीट है ये अदरवाइज ब्रिटल होता है। ब्रिटल मतलब अगर फेलियर हो जाता है, इसका जो फेलियर होता है ब्रिटल मटेरियल का, ये सडन फेलियर होता है। जो खाली जो कंक्रीट होता है वो सडन फेलियर देता है। लेकिन अगर हम इसमें स्टील भी डालते हैं उसमें उसकी वजह से डक्टिलिटी आता है, जिसकी वजह से क्या हमें यील्डिंग ऑब्जर्व होता है। यील्डिंग मतलब यानी कि फेलियर से पहले हमको कोई इंडिकेशन देता है, नहीं मैं फेल होने वाला हूँ, तो इसकी वजह से क्या है हमें पता चलता है नहीं स्ट्रक्चर फेल होता है। वहाँ पर स्ट्रक्चर धीरे धीरे फेल होता है, एक साथ नहीं होता है, सडन नहीं होता, वो धीरे धीरे। इसलिए वहाँ पर जो डक्टिलिटी का मीनिंग है, यहाँ पर लार्ज डिफ्लेक्शन दिखाता है बिफोर फेलियर, यानी कि फेल होने से पहले ये डिफ्लेक्शन बहुत दिखाता है, जिसकी वजह से हमें पहले ही पता चलता है हाँ डिफ्लेक्ट होने वाला है। सडन फेलियर नहीं होता है। इसका देख सकते हैं, देखो अगर ऐसा ग्राफ बनता है ये ऐसे उधर ही फेल हो जाता है, लेकिन ये लार्ज डक्टिलिटी दिखाता है, देखो ऐसे 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 फेल हो जाता है। जहाँ पर ये डक्टिलिटी बहुत दिखाता है तो हमें पहले पता चलता है हाँ स्ट्रक्चर फेल होता है, होने वाला है। तो ये किसकी वजह से, जब हम रेनफोर्समेंट डालते हैं तो हमारा जो डक्टिलिटी है स्ट्रक्चर में वो बढ़ जाता है, यानी कि सडन फेलियर नहीं होता है। इसकी वजह से क्या हमें डक्टाइल फेलियर देखने को मिलता है। डक्टाइल फेलियर मतलब कि स्ट्रक्चर धीरे धीरे फेल होता है, एकदम से नहीं होता है, ठीक है। यानी कि यील्ड वुड बी ऑब्जर्व्ड पैरेलल टू द फेलियर, ठीक है। देखो टेंसाइल स्ट्रेस किस किस की वजह से अराइज होता है, जब फ्लेक्सुरल टेंशन, देखो अगर बीम होगा ऐसे, इस पर लोड डालेंगे तो ऐसे जो यहाँ पर है यहाँ पर टेंशन आएगा, तो यहाँ पर ये वीक होगा, इस पोर्शन में वीक होगा। ये वाला कम देखो ये श्रिंक होता है, जिसकी वजह से इधर कंप्रेशन आता है। तो इसलिए जो स्टील हम प्रोवाइड करेंगे वो इस जोन में प्रोवाइड करेंगे हम, ठीक है। स्टील हमेशा टेंसाइल जोन में प्रोवाइड करेंगे, तो इसकी वजह से टेंशन क्रैक्स आते हैं। या डायगोनल टेंशन, देखो अगर ऐसा होगा स्ट्रक्चर, हम मानेंगे कि ऐसे शेयर स्ट्रेस आएगा, तो ये स्ट्रक्चर क्या है ऐसे बनेगा, तो इसकी इस साइड के अलॉन्ग टेंशन ज़्यादा आएंगी, यानी कि एक्सपेंड होगा। ऐसे ही शेयर स्ट्रेस की वजह से जो मैंने दिखाया उसकी वजह से टेंशन्स आते हैं। या टेम्परेचर डिफरेंस होता है, अगर मैं मानूंगा कि इधर टेम्परेचर इस साइड से ऊपर की साइड से 20 डिग्री होगा और नीचे की साइड से 10 डिग्री होगा, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा यहाँ पर 10%, तो इसकी वजह से यहाँ पर एक्सपेंड होगा
जो कंक्रीट होगा ऊपर की साइड में जहाँ पर ये 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और उस साइड टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से ये एक्सपेंड होगा और नीचे की वजह से श्रिंक होगा, तो इसकी वजह से भी यानी कि टेंशन क्रेक्स आ सकते हैं। आया समझ? टेम्परेचर ग्रेडेड यानी कि ऊपर की साइड में 20 डिग्री होगा, नीचे की साइड में 10 डिग्री होगा, तो यहाँ पर टेम्परेचर ग्रेडेंट आ गया। टेम्परेचर ग्रेडेंट क्या है? ऊपर की साइड ज़्यादा एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा और नीचे कंट्रैक्ट, जिसकी वजह से हमको टेंशन क्रेक्स देखने को मिलेंगे। और श्रिंकेज की वजह से, श्रिंकेज मतलब जो लेंथ है, लेंथ डिक्रीज होना, उसको हम श्रिंकेज बोलते हैं, यानी कि लेंथ में डिक्रीज होना। ये बहुत चीज़ों के कारण होता है, हम आगे पढ़ेंगे। ड्यू टू इवापोरेशन ऑफ वाटर, यानी कि वाटर की वजह से जो इवापोरेट होता है उसकी वजह से भी ये होता है। रिस्ट्रेंट डिफॉर्मेशन, अगर किसी जगह स्ट्रक्चर डिफॉर्म होना चाहता है तो वहाँ पर भी हमको ये देखने को मिलता है कि हाँ ये स्ट्रक्चर मतलब वहाँ पर टेंशन क्रेक्स आते हैं। तो ये क्या ये चीज़ पढ़े हमने, किस किस वजह से एराइज होता है टेंशन? फ्लेक्सर टेंशन, डायगोनल टेंशन, शियर, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, श्रिंकेज की वजह से, रिस्ट्रेन टू डिफॉर्मेशन की वजह से। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट। डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट को हम 3 पार्ट में बांटा है। ऑर्डिनरी कंक्रीट, स्टैंडर्ड कंक्रीट। देखो ये कभी कभी क्वेश्चन आता है कि ऑर्डिनरी कंक्रीट जोन में कौन कौन सा आता है, स्टैंडर्ड में कौन कौन सा आता है, और हाई स्ट्रेंथ। इसके बाद हम पढ़ेंगे हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। देखो ये हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। देखो ये ऑर्डिनरी कंक्रीट जो होता है, इसको हम जो ग्रेड्स होते हैं वो कितने होते हैं, M10 टू M20। यानी कि कभी कभी क्वेश्चन आता है ऑर्डिनरी कंक्रीट में कितने ग्रेड्स हैं, 3 ग्रेड्स, M10, M15, M20। ऐसे स्टैंडर्ड ग्रेड में कितने हैं, इसमें 8 ग्रेड्स है। कितने? 8 ग्रेड्स, 25, 30, M35, M40। तो ये ग्रेड्स है इसके। और इसके बाद हम हाई स्ट्रेंथ ग्रेड के पढ़ेंगे, वो M65 टू M100 है। ये लेटेस्ट अमेंडमेंट के हिसाब से हैं, जो 2013 के शायद अमेंडमेंट 5 में है, उसमें चेंज हुआ था। अब इसमें 8 आते थे, वरना ये M60 जो है ये खाली कितना M55 तक आता था। ठीक है, ये पुराने कोड में, ओल्ड कोड कितने थे, M55 तक की था। ठीक है, लेकिन लेटेस्ट जो है उसमें M60 तक। कितने नंबर ऑफ ग्रेड्स हैं? 8 नंबर ऑफ ग्रेड्स आते हैं इसमें स्टैंडर्ड ग्रेड में। ये भी याद रखना क्योंकि ये आता है। जो ये M है, M का मतलब होता है मिक्स। ठीक है, इसकी जो स्ट्रेंथ है, स्पेसिफाइड कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ये हम कैसे मेजर करते हैं? ये 10 MP है, यानी कि न्यूटन mm स्क्वायर। ये जो डिफाइन करता है 10, इसका मतलब है स्ट्रेंथ इसकी न्यूटन पर mm स्क्वायर, या MP हम MPa बोल सकते हैं। ये डिफाइन करता है हम जो क्यूब एक होता है जिसका साइज होता है 150 mm मल्टीप्लाई 150 mm यानी 150 mm। ठीक है, उसमें हम देखते हैं प्रॉपर कंडीशंस के हिसाब से 28 डेज के बाद जो स्ट्रेंथ होती है इस 150 mm क्यूब में, 150 mm क्यूब में जो 28 डेज के बाद स्ट्रेंथ आती है, उसी को हम यहाँ पर लिखते हैं। आज हम अगर कोई कंक्रीट का क्यूब बनाते हैं, इसकी क्यूरिंग व्यूरिंग पूरी अच्छे से करते हैं, 28 डेज बाद इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम चेक करते हैं, तो मिक्स कंक्रीट ग्रेड यानी कि M10 के लिए कितना आता है, 10 MPa। ये जो है ये न्यूटन mm स्क्वायर में होता है स्ट्रेंथ, यानी कि 20 न्यूटन mm स्क्वायर। ठीक है, और M का मतलब होता है मिक्स। ये सब याद रखना। और कितने दिनों के बाद करते हैं, 28 डेज के बाद, ये याद रखना सब। और कितने क्यूब में, 150 150 ये में है, 150 150 ठीक है। और ये याद रखना, ये जो ये है, ये हम डिज़ाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू 456, यानी कि जो कोड है IS कोड, उसके हिसाब से ये स्टैंडर्ड कंक्रीट है ना। अगर हमको कुछ भी डिज़ाइन करना हो M55 टू M60, वो हम अकॉर्डिंग टू क्या करते हैं, IS 456। और ये जो है ये अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशंस करते हैं, इसकी स्ट्रेंथ जो निकालते हैं ये अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशंस करते हैं। ये अकॉर्डिंग नॉट अकॉर्डिंग टू 456, ये याद रखना। यानी कि
ये ग्रेड्स की अगर स्ट्रेंथ निकालनी हो हमको, अगर डिज़ाइन करना हो इनमें से कोई भी, तो वो डिज़ाइन हम अकॉर्डिंग टू IS 456 नहीं करते हैं, बल्कि खुद अपनी ऑब्जर्वेशंस वहाँ पर निकालते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर देखते हैं कि कितनी स्ट्रेंथ आती है। ठीक है, और याद रखना फिर से ये 150 mm क्यूब की स्ट्रेंथ हम क्या करते हैं कितने 28 डेज बाद। देखो यहाँ पर मैंने लिखा है एम जो है ये मिक्स रेफर करता है, और ये जो है 150 जो स्ट्रेंथ इसकी होती है वो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, यानी कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अगर कोई बोले वो कौन सी स्ट्रेंथ है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है। कितने mm क्यूब पर 150 mm क्यूब पर, कितने दिन के बाद 28 डेज बाद, किसमें न्यूटन mm स्क्वायर में। और जो कंक्रीट ग्रेड M60 से अबो है, जो मैंने यहाँ पर दिखाया है M60 से अबो, ये M60 से अबो, ये जो डिज़ाइन पैरामीटर्स हैं हम डिज़ाइन नहीं करते अकॉर्डिंग टू 456 और नॉट वैलिड फॉर दिस कंक्रीट। अब सब बुझ आया, ये हम एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट जो निकलते हैं हमें उसी हिसाब से करते हैं। ऑर्डिनरी कंक्रीट जो है ये RCC स्ट्रक्चर जनरली यूज्ड फॉर RCC स्ट्रक्चर। कौन सा ऑर्डिनरी कंक्रीट, बट जो स्टैंडर्ड कंक्रीट है जो किससे आता था, जो स्टार्ट होता था M25 to 60, जिसमें 8 ग्रेड्स आते थे, वो कहाँ से किसके लिए हम डिज़ाइन करते हैं जनरली, नॉर्मली प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट। और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट जो है ये हाई स्ट्रेंथ स्ट्रक्चर्स के लिए हम यूज में लाते हैं। ठीक है, होप आप सबको ये यहाँ तक समझ आया होगा। उसके बाद हमको कितना मिनिमम ग्रेड चाहिए कंक्रीट, ये किस पर डिपेंड करता है कि यहाँ पर हाँ हमको यहाँ पर मकान बनाना है, यहाँ पर कोई बिल्डिंग बनानी है, तो हमको देखना है कौन सा ग्रेड हम इस्तेमाल करें, M15 करें, M20 करें। अगर माइल्ड एक्सपोजर होगा, हमको PCC यूज़ करना हो, दोनों में से RCC। PCC के लिए माइल्ड के लिए कोई ग्रेड डिफाइन नहीं है, यानी कि इसमें हम कोई भी कर सकते हैं, मिनिमम कोई भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर RCC का जो मिनिमम ग्रेड है वो M20 यूज़ करना है, किसके लिए, माइल्ड के लिए। ये मिनिमम इतना यूज़ करना है, याद रखना कितना मिनिमम। हम कर सकते हैं M25 M30 M35 वही, लेकिन मिनिमम हमको कितना करना है M20, यानी कि मिनिमम हमको करना ही करना है, इससे नीचे हम कर नहीं सकते। अगर मॉडरेट कंडीशंस होगी, यानी कि एक्सपोजर जो कंडीशंस होगी वहाँ पर मॉडरेट होगी, ये हम समझेंगे आगे कि माइल्ड मॉडरेट सीवर ये क्या होता है। तो PCC के लिए हमको मिनिमम कितना करना है M15, और इधर RCC के लिए कितना करना है M25, यानी कि इससे कम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इससे कम नहीं कर सकते, ये मिनिमम है, इससे कम नहीं कर सकते हैं, यानी कि M20 नहीं कर सकते, इसके ऊपर कर सकते हैं M30 M35, ये मिनिमम बोलता है। अगर सीवियर कंडीशंस होगी तो वहाँ पर मिनिमम कितना करना है M30, ये आता है हमेशा JK SSB में भी आता है, SSC में भी पूछा जाता है, तो इम्पोर्टेंट है ये टेबल। वेरियस सीवर के लिए कितना है, यहाँ पर दोनों के लिए, सीवर के लिए भी, वेरी सीवर के लिए, PCC के लिए क्या है सेम M20, ये याद रखना है, ये सेम है। लेकिन यहाँ पर कितना है M35, यानी कि मिनिमम ग्रेड हमको कितना यूज़ करना है M35। एक्सट्रीम के लिए M40, यहाँ पर कितना है PCC में M25। देखो अब हमने क्या देखा है, जो माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन इज नॉट मिनिमम ग्रेड ऑफ प्लेन कंक्रीट माइल्ड एक्सपोजर के लिए डिफाइन नहीं किया गया है। देखो नॉट स्पेसिफाइड, यहाँ पर ये इसके लिए स्पेसिफाइड नहीं है, तो इधर लिखना है कि कोई भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मिनिमम दिखा ही नहीं है कि मिनिमम क्या करना है अकॉर्डिंग टू IS 456, इसलिए हम कोई भी कर सकते हैं यूज़, यानी कि इसके लिए कोई डिफाइंड स्पेसिफाइड नहीं है कोई कंडीशन। ठीक है, देखो RCC के लिए मिनिमम ग्रेड कितना था M20, ये आता है MCC, यानी कि RCC के लिए मिनिमम ग्रेड जो है वो M20 है। PCC के लिए कितना है M15। ठीक है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, जो कभी कभी देखो एक्सेप्शन हमेशा पूछा जाता है। जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर के कितना पढ़ा हमने अभी, यानी कि RCC के लिए कितना है M20, लेकिन हम बट M25 भी यूज़ कर सकते हैं बिल्डिंग के लिए। कौन सा कोड बताता है हमें 13920, ये बोलता है कि बिल्डिंग्स के लिए हम M25 मिनिमम यूज़ कर सकते हैं। देखो ये कौन कौन सी कंडीशन में 13920 हम मिनिमम यूज़ करना है। देखो अगर
बिल्डिंग की हाइट यानी कि 15 मीटर से ज़्यादा होगी, ये बिल्डिंग की हाइट 15 मीटर से ज़्यादा होगी और वो सिस्मिक जोन 3, 4, 5 में आएगा, तो उस तब हमको क्या करना है, यूज़ M25, ठीक है, M25। बट ये जो है ये लेस नहीं होना चाहिए, जो स्पेसिफाइड किया है हमने, किसने, 456 ने, यानी कि IS 456 में जो मिनिमम क्राइटेरिया उससे ज़्यादा यानी कि उससे कम नहीं होना चाहिए। मैं एग्जांपल दूंगा आपको, जैसे कोई भी सीवियर कंडीशन है, अभी मैं बोलूँगा कि सीवियर कंडीशन है, सीवियर कंडीशन में क्या बोलता है, सीवियर कंडीशन में IS कोड क्या बोलता है, आपको कितना करना है यूज़, M30। तो इधर M30 हमको सीवियर कंडीशन फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में दिया है, तो उधर हम M25 नहीं करेंगे यूज़। अगर बिल्डिंग की हाइट 8 मीटर सिस्मिक जोन में लिखा होगा, हम M25 यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि IS 456 बोलता है कि मिनिमम इतना तो करना ही है, M35, इससे कम नहीं करना है। आया समझ, यानी कि अगर हमको सीवियर कंडीशन है उसके लिए मिनिमम ग्रेड कितना यूज़ करना है, M35। तो हम अगर तब बिल्डिंग इतना भी होगा, यानी कि बिल्डिंग अगर हमको IS कोड तब बोलेगा भी M25 यूज़ करो, लेकिन हम कितना करेंगे, ये जो दोनों में से मैक्सिमम होगा हम वो वाला करेंगे। देखो अगर M25, मैं एग्जांपल दूंगा फिर से आपको, अगर हमको M25 और M20 हम मैक्सिमम वाला चूज़ करेंगे, ठीक है। अगर हमको M25 ये हमको बोलता है IS कोड, और ये बोलता है हमको बिल्डिंग के लिए जो 1390, तब हम ये वाला यूज़ करेंगे, ठीक है। हमको जो मैक्सिमम आएगा दोनों में वही लेंगे, और हम यूज़ करेंगे 50 मीटर बिल्डिंग की अगर हाइट होगी ज़्यादा 50 मीटर से, तब हमको ये यूज़ करना है, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए, 456 से कम नहीं होना चाहिए। अगेन जो मिनिमम ग्रेड है प्री टेंशन के लिए वो हम M40 लेते हैं, और पोस्ट टेंशन के लिए हम मिनिमम ग्रेड जो लेते हैं वो M30 लेते हैं। इसके लिए याद रखना इसमें लॉसेस लेस होते हैं, इसलिए इसमें लॉसेस मोर होते हैं, लॉसेस मोर। इसमें 18%, ये बाद में पढ़ाऊंगा, इसमें 15%, इसलिए इसमें लॉसेस लेस होते हैं, इसलिए इसमें M30 यूज़ करते हैं। इसमें लॉसेस ज़्यादा होते हैं 13%, इसलिए इसमें जो ग्रेड है ज़्यादा मिनिमम ग्रेड है M40 यूज़ करना पड़ता है, ये याद रखना। इससे भी देखो मिनिमम ग्रेड कितना है, M40 प्री टेंशन के लिए, हम M60 भी यूज़ कर सकते हैं, M70 भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम कितना है, M40, इससे कम हम यूज़ नहीं कर सकते। ऐसे ही पोस्ट टेंशन के लिए कितना है मिनिमम, M30, M25 नहीं कर सकते यूज़, क्योंकि वो मिनिमम वैल्यू दिया है M30। M35 कर सकते हैं क्योंकि मिनिमम वैल्यू M30। आया समझ, मिनिमम का मिनिमम, यानी कि इससे ऊपर ऊपर 35 से ऊपर कोई भी कर सकता है, इससे कम नहीं कर सकते। होप आप सबको इधर तक समझ आया होगा। देखो हम जो स्ट्रेंथ अभी तक बोले हैं 28 डेज के बाद मेजर करते हैं। जनरली जो हम कोई भी स्ट्रक्चर जो हम डिज़ाइन करते हैं, यानी कि डिज़ाइन हम बोलते हैं कि कंक्रीट की स्ट्रेंथ कितनी लेंगे हम, तो वो हम 28 डेज के बाद हम उस क्यूब की स्ट्रेंथ चेक करते हैं। कितने बाद डेज के बाद, अगर हम कोई भी क्यूब को टेस्ट करेंगे 28 डेज बाद, जो उसकी स्ट्रेंथ आएगी, सपोज करो 25 Nm² स्ट्रेंथ आएगी, तो हम यही कंसिडर करेंगे कि इस स्ट्रक्चर की जो स्ट्रेंथ है सीमेंट की वो 25 होगी, ठीक है। और वो कितने दिनों के बाद हम चेक करते हैं, जनरली हम नॉर्मली कितने दिनों के बाद करते हैं, 28 डेज के बाद। हम उससे ज़्यादा भी स्ट्रेंथ का यूज़, फॉर एग्जाम्पल 28 डेज के बाद हमको 30 न्यूटन, तो हमको डिज़ाइन में यही लेना है, यानी कि इतनी ही स्ट्रेंथ होगी सीमेंट की। लेकिन हमको अगर प्रॉपर एविडेंस मिला, ठीक है, जो भी इसमें लिखा है एनवायरमेंटल कंडीशन पूरा प्रॉपर कंडीशन से, देखो अगर हमको कोई भी सॉरी अगर हमको कोई एविडेंस मिल गया अच्छे से, हाँ इससे भी हम एक्सपेरिमेंटली चेक किए कि हाँ इस 30 से भी ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलता है हमको, तब हम यूज़ कर सकते हैं। हाँ उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के लिए ले सकते हैं, हाँ इस ग्रेड के लिए कितना आता है, इस ग्रेड के लिए सपोज करो हमने टेस्ट किए, और टेस्ट हमको जो स्ट्रेंथ आई 40 आई, 28 डेज के बाद कितनी आई थी 30, लेकिन हमने पूरा टेस्ट किया हमको 40 आई उस कंक्रीट की स्ट्रेंथ, तब हम उस स्ट्रक्चर के लिए कंसिडर करेंगे हाँ 40 स्ट्रेंथ है उस कंक्रीट में, लेकिन जब हमको प्रॉपर एविडेंस मिलेगा, ठीक है।
जो कंक्रीट है M30 या उससे अबो, उसकी रेट ऑफ जो इंक्रीज ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो हम कैसे मेजर करते हैं? एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस, यानी कि M25 तक ही हम अकॉर्डिंग टू IS 456 लेते हैं। यानी कि इसने स्पेसिफाइड किया है पूरा कि M25 के लिए कितना स्ट्रेंथ आता है 25। लेकिन अगर M30 से ऊपर कोई ग्रेड होगा, M30 या M30 से ऊपर, उसके लिए हम पहले चेक करते हैं। यानी कि इसका मतलब जो डिज़ाइन करते हैं हम नॉमिनल, वो खाली किस ग्रेड तक करते हैं? हम वो खाली हम M30 तक करते हैं। यानी कि M30 तक हम स्ट्रेंथ अकॉर्डिंग टू IS 456 लेते हैं। ये याद रखना, IS 456 M30 जो स्ट्रेंथ देता है वो खाली हम इस ग्रेड तक M30 तक ले सकते हैं कि हाँ ये स्ट्रेंथ कितना देता है 30 न्यूटन mm², 28 डेज के बाद। उसके बाद यानी कि उसके हायर अगर हमने कोई भी ग्रेड किया M30 या अब हमने कोई भी ग्रेड यूज किया, तो हम उसको एक्चुअल ऑब्जर्वेशन से टेस्ट निकाल कर हम बोलते हैं उस कंक्रीट की स्ट्रेंथ कितनी है। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ लेना कमेंट्स में कि ये समझ नहीं आया, मैं फिर से आपको समझा दूंगा। और अगर आपको टेलीग्राम की लिंक चाहिए, उधर भी मैं समझा सकता हूँ आपको, आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। देखो, फॉर कंक्रीट ग्रेड लोअर देन स्पेसिफाइड बिफोर इट मे बी यूज्ड फॉर प्लेन कंक्रीट वर्क्स। देखो, अभी हमने पढ़ा कि M25 तक ही, यानी कि अगर M30 है या इससे अबो, उसके लिए हमको खुद निकालना है एक्सपेरिमेंटली कि उस क्यूब की स्ट्रेंथ कितनी है, उस ग्रेड की स्ट्रेंथ कितनी है, वही हम डिज़ाइन में कंसिडर करेंगे कि इस कंक्रीट की स्ट्रेंथ है। लेकिन M25 या M20 ग्रेड या M15 के लिए क्या करते हैं हम? इसको हम स्ट्रेंथ अकॉर्डिंग टू IS 456 लेते हैं। ठीक है, यही लिखा है इसमें कि हम अगर ये वाला स्टेटमेंट, लेकिन इधर लिखता है कि जो ये M25 M20 M15 ये हम बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स के लिए यूज़ नहीं करते हैं। जब कोई छोटा सा स्ट्रक्चर बनाना हो तब हम डायरेक्टली बोलते हैं चलो इसकी स्ट्रेंथ हम कंसिडर डायरेक्टली करेंगे 25 है 20 है, क्योंकि वो स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर्स हैं, टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स हैं, उधर हम डायरेक्टली ले सकते हैं। IS 456 ने जो रिकमेंडेशंस की थी उसी के हिसाब से स्ट्रेंथ लेंगे, जो भी ग्रेड होगा उसकी स्ट्रेंथ उसी के हिसाब से लेंगे। लेकिन अगर उससे ऊपर होगा, सपोज M30 या उसके अबो, उसके लिए फिर से मैं बता रहा हूँ, उसके लिए अबो उससे उसके ग्रेड से उसको हम एक्सपेरिमेंटली चेक करते हैं। थैंक यू।